हेलो फ्रेंड्स, वेलकम इन द परफेक्ट फिजियो ट्यूटोरियल यूट्यूब चैनल। मैं भुवनेश्वर और आपके लेकर आया हूँ एक न्यू टॉपिक टेंडो एक्लिस रैप्चर। इसके बारे में आज हम डिटेल में डिस्कशन करेंगे। अगर हम एक्लिस टेंडन की बात करें तो इट इज़ द स्ट्रांग फाइब्रस बैंड दैट अटैच द काफ मसल्स टू द कैल्केनियस बोन। जो हमारा एक्लिस टेंडन होता है ये स्ट्रांग फाइब्रस बैंड टाइप का स्ट्रक्चर होता है जो कि हमारे काफ मसल्स को कैल्केनियम बोन जो होती है कैल्केनियस बोन जो होती है उससे अटैच करने का काम करता है। अ रैप्चर ऑफ द एक्लिस टेंडन इज अ कॉमन पैथोलॉजी बीइंग द मोस्ट कॉमनली रैप्चर टेंडन इन द ह्यूमन बॉडी। ह्यूमन बॉडी में सबसे ज़्यादा रैप्चर होने वाला टेंडन जो है वो एक्लिस टेंडन है। इसी की इंजरी सबसे ज़्यादा देखने को हमें मिलती है। एक्लिस टेंडिनोपैथी हैज़ अ डिट्रीमेंटल इफेक्ट ऑन फिजिकल एंड मेंटल वेलबींग। और जो एक्लिस टेंडिनोपैथी होती है इसका इफेक्ट फिजिकली और मेंटली बॉडी पर दोनों तरह से पड़ता है। अगर हम मेन काजेज की बात करें कि कौन कौन से काजेज हो सकते हैं एक्लिस मतलब एक्लिस टेंडन की इंजरी की या रैप्चर होने के, तो ओवर स्ट्रेचिंग ऑफ द हील ड्यूरिंग रिक्रिएशनल स्पोर्ट्स में अगर ओवर स्ट्रेचिंग हो जाती है हील की, इसकी वजह से भी हो सकते हैं। या फोर्सफुल प्लांटर फ्लेक्शन ऑफ द हील का फोर्सफुल प्लांटर फ्लेक्शन होता है उसकी वजह से भी हो सकते हैं। या फॉल फ्रॉम ए हाइट, अगर कोई किसी ज़्यादा हाइट से गिर जाता है तो उसकी वजह से भी इंजरी होने के या रैप्चर होने के चांसेस होते हैं। अगर हम एनाटॉमी की बात करें बेसिकली, तो जो हमारा एक्लिस टेंडन होता है वो लार्जेस्ट टेंडन ऑफ द बॉडी। अगर ह्यूमन बॉडी की अगर बात करें तो उसमें लार्जेस्ट जो टेंडन होता है वो एक्लिस टेंडन होता है। इसकी ओरिजिन जो है हमारी काफ मसल से होती है, मीन्स गैस्ट्रोनिमस एंड सोलियस मसल से इसकी ओरिजिन होती है। एंड अगर इंसर्शन की बात करें तो जो कैल्केनियल ट्यूबरासिटी है कैनिकेलियम बोल पर, वहाँ पर जो है इसका इंसर्शन होता है। जैसा कि इमेज में आपको सो रहा है, जो एक काफ मसल हमारी है गैस्ट्रोनिमस एंड सोलियस, यहाँ से इसकी जो है ओरिजिन होती है। एंड जो हमारी कैल्केनियस बोन्स है यहाँ पर जो कैल्केनियल ट्यूबरासिटी है यहाँ पर इसका जो है इंसर्शन होता है एक्लिस टेंडन का। अगर हम इसकी फिजियोलॉजी की बात करें तो जब कोई स्ट्रेस पड़ता है, मीन्स फिजियोलॉजिकल इफेक्ट अगर हम देखें तो एक्सरसाइज के टाइम क्या होता है, अगर कोई पर्सन एक्सरसाइज करता है तो इससे क्या है कि एक्लिस टेंडन का जो डायमीटर है वो इंक्रीज होता है। अगर कोई पर्सन इनएक्टिव रहता है, मीन्स जो एक्टिव ज़्यादा नहीं रहता, तो उसकी वजह से क्या होता है कि एट्राफी होने के चांसेस बढ़ जाते हैं और एट्राफी होना शुरू हो जाती है। अगर हम एज रिलेटेड की बात करें तो जैसे जैसे पर्सन की एज इंक्रीज होती है वैसे वैसे जो सेल की डेंसिटी है और कोलेजन फाइबर है उसका अमाउंट जो है धीरे धीरे कम होने लगता है। अगर हम ओल्डर एथलीट्स की बात करें तो ज़्यादा ससेप्टेबल होते हैं इंजरी के एक्लिस टेंडन के, जो कि क्योंकि उसमें सेल की डेंसिटी और कोलेजन फार्मेशन जो है थोड़ा कम होने लगता है। अगर हम बायोमैकेनिक्स की बात करें तो गैस्ट्रोनिमियस सोलियस एक्लिस कॉम्प्लेक्स, क्योंकि गैस्ट्रोनिमियस सोलियस से जो एक्लिस टेंडन का अटैचमेंट होता है काफ मसल से और कैल्केनियस बोन से अटैचमेंट होता है, तो ये जो है थ्री जॉइंट पर इफेक्ट अपना डालता है। फ्लेक्शन ऑफ द नी जॉइंट के फ्लेक्शन में अपना इफेक्ट दिखाता है। साथ ही साथ प्लांटर फ्लेक्शन ऑफ द टिबियो और टेलार जॉइंट का जो प्लांटर फ्लेक्शन होता है। साथ ही साथ सुपिनेशन ऑफ द सब टेलर जॉइंट। तो जो हमारा एक्लिस टेंडन होता है वो तीन जॉइंट पर अपना इफेक्ट डालता है, नी जॉइंट के फ्लेक्शन मूवमेंट में, प्लांटर फ्लेक्शन मूवमेंट ऑफ द टिबियो टेलार जॉइंट या एंकल जॉइंट, साथ ही साथ सुपिनेशन ऑफ द सब टेलर जॉइंट, ये तीन जॉइंट पर अपना इफेक्ट जो है दिखाता है। साथ ही साथ इट कैन ट्रांसमिट अप टू 10 टाइम्स बॉडी वेट थ्रू टेंडन व्हेन रनिंग। और जब कोई पर्सन रनिंग कर रहा होता है तो 10 टाइम्स बॉडी वेट जो है इस पर ट्रांसफ़र होता है। अगर हम इंसिडेंस की बात करें कि कितने इंसिडेंस है मतलब एक्लिस टेंडन के रैप्चर होने का, तो इसमें क्या होता है, एक ओबेसिटी होती है और स्पोर्ट्स, ये दो फैक्टर्स हैं जिससे कि अगर किसी पर्सन को ज़्यादा ओबीज कोई पर्सन है और या कोई पर्सन स्पोर्ट्स में है तो उसके ज़्यादा चांसेस होते हैं एक्लिस टेंडन के रैप्चर होने की वजह से। वैसे किसी को भी हो सकता है पर इनकी ससेप्टेबिलिटी जो है थोड़ा ज़्यादा होती है। अगर हम देखें तो सबसे पहले जो रिपोर्ट आई थी उसके अकॉर्डिंग था कि 7% पर 1 लाख पर्सन पर ईयर, मीन्स अगर 1 लाख पर्सन है किसी एरिया में तो उसमें 7% को एक साल में एक्लिस टेंडन के रैप्चर होने के चांसेस थे। ये धीरे धीरे बढ़ करके अब 15 to 20 पर 1 लाख पीपल पर ईयर हो गया था। अगर एथलीट्स की बात करें तो इसका जो है पीक इंसिडेंस देखने को मिलता है जो कि 30 to 50 ईयर्स की एज में हमें देखने को मिलता है।
तो हमारा जो ये है कि 7, पहले क्या था 7% पर 1 लाख पॉपुलेशन पर ईयर, और उसके बढ़ के क्या हो गया 15 to 25% पर 1 लाख पॉपुलेशन पर ईयर। और इसकी जो एज होती है, एज क्राइटेरिया 30 to 50 ईयर एज में सबसे ज़्यादा देखने को मिलता है। इट अफेक्ट मोस्टली मिडिल एज वीकेंड वेरियर्स, जो मिडिल एज के लोग हैं और थोड़ा वीक पर्सनस हैं उनमें ज़्यादातर हमें देखने को मिलता है। बट दिस एटियोलॉजी अकाउंट फॉर ओनली अबाउट 70% ऑफ सच इंजरी, लेकिन ये रीजन जो है लगभग 70% केसेस में ही माना जाता है। एंड एक्लिस टेंडन रैप्चर अक्कर्स मोर फ्रिक्वेंटली एमंग मेन देन वोमेन, एक्लिस टेंडन की इंजरी जो है सबसे ज़्यादा हमें मैन में देखने को मिलती है, वोमेन में कम देखने को मिलती है। अगर हम एटियोलॉजी की बात करें तो द इनहेरेंट कैरेक्टरिस्टिक्स फंक्शन एंड ब्लड सप्लाई ऑफ द एक्लिस टेंडन प्रीडिस्पोज इट बोथ एक्यूट एंड क्रॉनिक रैप्चर। इसमें ये बताया गया है कि ये जेनेटिकली भी हो सकता है, एक्लिस टेंडन की ब्लड सप्लाई प्रॉपर ना होने की वजह से, उसके प्रॉपर फंक्शन ना होने की वजह से, या उसका स्ट्रक्चर पूरी तरह डेवलप हो जा पाने की वजह से भी एक्यूट और क्रॉनिक इंजरी हो सकती है। साथ ही साथ इन द सिचुएशन ऑफ एन एक्यूट रैप्चर पेशेंट आर यूजुअली इंगेज्ड इन एथलेटिक एक्टिविटीज अकाउंटिंग फॉर 68% ऑफ द इंजरी। इसमें ये कह रहे हैं कि अगर मान लीजिए कोई पर्सन कोई एक्यूट रैप्चर हो गया है एक्लिस टेंडन का, तो उसकी जो 68% अगर इंजरी उसे है तो उसकी जो एथलेटिक एक्टिविटीज़ है वो ज़्यादा इफेक्ट हो जाएगी। इट इज़ द कॉमन इन स्टॉप एंड गो स्पोर्ट्स सच एज बैडमिंटन, सॉसर, वॉलीबॉल, बास्केटबॉल, टेनिस, सेक्वेट बॉल, स्क्वैश, एज ई सेंट्रिंग मूवमेंट पुट एन इनॉर्मस अमाउंट ऑफ स्ट्रेस ऑन द टेंडन। तो अगर 68% है उससे कम इंजरी है तो उस कंडीशन में क्या करते हैं, थोड़ी सी स्ट्रेच करके मसल्स को और स्ट्रेस अप्लाई करके और हम थोड़ा खेल सकते हैं स्पोर्ट्स में। देयर आर सम कंडीशन दैट प्री डिस्पोज टू द रैप्चर विद रिसर्च सजेस्टेड दैट इंजरी इज इन दिस पेशेंट पॉपुलेशन आर मोर लाइकली टू मिस्ड ऑन फर्स्ट एग्जामिनेशन। और जो हम फर्स्ट एग्जामिनेशन करते हैं उसमें हम देखते हैं, उसमें हम क्या चेक करते हैं फर्स्ट एग्जामिनेशन में, द नेचुरल एजिंग प्रोसेस, पार्टिसिपेशन इन रिक्रेशनल स्पोर्ट्स, मतलब हम देखते हैं नेचुरल एजिंग प्रोसेस तो नहीं हो रही है। साथ ही साथ ओबेसिटी चेक करते हैं, और साथ ही साथ अगर हम ये देखते हैं यूज ऑफ सम कॉमनली प्रिस्क्राइब मेडिकेशंस लाइक फ्लोरोक्विनोन एंड स्टेरॉइड्स। तो अगर कोई स्टेरॉइड्स ले रहा है, कार्टिकोस्टेरॉइड या फ्लोरोक्विनोन ले रहा है, तो इसकी वजह से भी इंजरी होने के ज़्यादा चांसेस होते हैं। पुअर रनिंग मैकेनिज्म है, कोई रनिंग ही नहीं कर रहा है तो उसमें भी ज़्यादा इंजरी होने के चांसेस होते हैं, रैप्चर होने के चांसेस होते हैं। अल्टर्ड बायोमैकेनिक्स सच एज फ्लैट फुट या पेस प्लेनस टाइप का है, या हाई फुट आर्च है मीन्स पेस कैवस टाइप का है, या लेग लेंथ डिस्क्रिपेंसी है, तो ये भी रीजन हो सकते हैं एक्लिस टेंडन के रैप्चर होने के। अब अगर रिस्क फैक्टर की बात करें तो जो एथलेटिक पर्सनस होते हैं, रिक्रेशनल एथलीट्स जो होते हैं उनमें ज़्यादातर चांसेस होते हैं, जैसे बास्केटबॉल, वॉलीबॉल, रग्बी, सॉक्सर, इसमें जो है ज़्यादा चांसेस होते हैं। और इनके जो एज ग्रुप है मीन्स 30 से 50 ईयर के बीच में ज़्यादा चांसेस होते हैं। देन अगर हम बात करें और तो प्रीवियस स्टेरॉयड इंजेक्शन अगर कोई ले रहा है या फ्लोरोक्विनोलोन का कोई अगर यूज कर रहा है तो उसमें ज़्यादा चांसेस होते हैं। इंडस्ट्रियल एक्सीडेंट की वजह से भी हो सकता है, ओबेसिटी, डायबिटीज एंड प्रीवियस टेंडन इंजरी की वजह से भी चांसेस होते हैं एक्लिस टेंडनोपैथी के रैप्चर होने के। अगर हम क्लासिफिकेशन की बात करें टेंडो एक्लिस के रैप्चर की, तो ये दो टाइप का होता है, एक होता है ओपन, एक होता है क्लोज। जो क्लोज होते हैं ये भी दो टाइप के होते हैं, एक एक्यूट होता है मीन्स एथलेटिक्स इंजरीज, और दूसरा हम नेग्लेक्टेड कर देते हैं जिसे डिजेनरेटिव इंजरी के नाम से जानते हैं, जिसको हम स्टार्टिंग में नहीं पहचान पाते, धीरे धीरे लास्ट में जब क्रॉनिक स्टेज आ जाती है तो पता चलता है। अगर हम स्टेज की बात करें डिजेनरेटिव टेंडन इंजरी की, तो ये देखिए हमारा नॉर्मल एक्लिस टेंडन है, यहाँ देखिए टेंडनाइटिस हो गया है मीन्स टेंडन में इन्फ्लामेशन डेवलप हो गया है। यहाँ देखिए जो हमारे एक्लिस टेंडन है वो टिनी टीयर्स में कन्वर्ट होना धीरे धीरे शुरू हो गया है, और यहाँ देखिए कंप्लीटली जो हमारा टेंडन है वो रैप्चर हो गया है। अगर हम पैथोफिजियोलॉजी की बात करें डिजेनरेटिव टेंडन इंजरी की, तो रिपीटेटिव माइक्रो ट्रॉमा का रीजन हो सकता है, मीन्स बार बार रिपीटेटिव इंजरी हो रही है तो इसकी वजह से एक्लिस टेंडन रैप्चर बहुत जल्दी हो जाता है। और दूसरा रीजन है कि हाइपोवैस्कुलर एरिया, मीन्स अगर वहाँ पर ब्लड सप्लाई बहुत कम हो रही है तो इसकी वजह से भी चांसेस होते हैं। रिपेरेटिव
प्रोसेस इनएडिक्वेट, अगर वहाँ पर क्या है कि जो रिकवरी की प्रोसेस है अगर वो इनएडिक्वेट है, प्रॉपर नहीं रिकवरी हो पा रही है, प्रॉपर न्यूट्रिएंट प्रॉपर ब्लड सर्कुलेशन नहीं हो पा रहा है, तो उसकी वजह से भी रीजन हो सकते हैं। मोस्ट रैप्चर अकर्स इन वाटर शेड एरिया, और बहुत ज़्यादा रैप्चर होने के चांसेस होते हैं जो वाटर शेड एरिया होती है वहाँ पर। साथ ही साथ एंटीसेंडेंट टेंडनाइटिस टेंडिनोसिस इन 15% केसेस में ये टेंडनाइटिस या टेंडिनोसिस के चांसेस होते हैं। अगर हम एथलेटिक इंजरी की बात करें तो इसमें दो टाइप्स के, एक इनडायरेक्ट एक दूसरा है डायरेक्ट। अगर सबसे पहले हम अगर डायरेक्ट की बात करें तो मे अक्कर्स एज द रिजल्ट ऑफ डायरेक्ट ट्रॉमा की वजह से भी हो सकता है। इनडायरेक्ट में इसेंट्रिक फोर्स अप्लाई टू द डार्सीफ्लेक्स फुट, जो डार्सीफ्लेक्सर मसल्स होती हैं उस पर अगर कोई इसेंट्रिक फोर्स अप्लाई करता है तो उसकी वजह से भी इंजरी होने के चांसेस होते हैं, क्योंकि सडन अनएक्सपेक्टेड डार्सीफ्लेक्शन हो जाता है एंकल का, तो ये इनडायरेक्टली होने के चांसेस रहते हैं। साथ ही साथ अगर हम देखें फील लाइक बीइंग किक्ड इन द लेग, अगर मान लीजिए अचानक से पीछे से किसी ने किक कर दिया लेग में तो उसकी वजह से इंजरी हो सकती है। फीलिंग ऑफ द सडन स्नैप इन द लोअर काफ पर अचानक से अगर सडन स्नैप हो गया तो उसकी वजह से चांसेस होते हैं। एक्यूट सीवियर पेन, वॉक विद ए लिम्प, अनेबल टू रन, क्लाइंब स्टेयर आर स्टैंड ऑन देयर टोज, तो ये सारी जो एक्टिविटीज़ हैं वो पर्सन करने में अनेबल होगा। साथ ही साथ लॉस ऑफ प्लांटर फ्लेक्शन पावर, और साथ ही साथ वो उसका जो प्लांटर फ्लेक्शन का मूवमेंट है वो भी नहीं कर पाएगा। अगर हम डिजेनरेटेड टेंडन की बात करें तो उसमें क्या होगा, स्वेलिंग होगी, नोडुलरेटरी ड्यू टू द थिकनिंग एंड कैल्सिफिकेशन होगा, क्रिप्टेशन एलांग द टेंडन सीथ के साथ क्रिप्टेशन हमें देखने को मिलेगा। साथ ही साथ पार्शियल टीयर देखने को मिलेगा, स्वेलिंग फ्यूजिफॉर्म में देखने को हमें मिलेगा जैसा कि आपको इमेज में शो हो रहा है। अगर हम डिफरेंशियल डायग्नोसिस की बात करें तो क्या क्या रीजन हो सकते हैं, एक्यूट एक्लिस टेंडन पेरीटेंडनाइटिस हो सकता है, गैस्ट्रोनीमियस टीयर हो सकता है, काफ मसल स्ट्रेन या रैप्चर हो सकता है, पोस्टीरियर टिबियल स्ट्रेस सिंड्रोम हो सकता है या फ्रैक्चर हो सकता है, फ्रैक्चर पोस्टीरियर टिबियल टेंडन इंजरी हो सकती है, पेरोनियल इंजरी हो सकती है, तो ये सारे रीजन भी हो सकते हैं। और साथ ही साथ एक्लिस टेंडन रैप्चर तो हो ही सकता है। अगर हम क्लासिफिकेशन की बात करें जो हमारा एक्लिस टेंडन रैप्चर है या टीयर है टेंडन तो एक्लिस टेंडन टीयर्स में भी ग्रुप इनटू 4 कैटेगरी में इन्हें डिवाइड किया गया है। तो सबसे पहला है टाइप 1, पार्शियल रैप्चर मीन्स लेस देन या इज इक्वल टू 50% अगर है तो टिपिकली ट्रीटेड विद कंजर्वेटिव मैनेजमेंट से हम इसे ट्रीट कर सकते हैं। अगर टाइप 1 है तो मीन्स 50% या उससे कम। साथ ही साथ अगर सेकेंड टाइप में क्या है, कंप्लीट रैप्चर विद टेंडनस गैप, मीन्स जो टेंडन का गैप है वो लेस देन 3 सेंटीमीटर ये इक्वल टू 3 सेंटीमीटर, तो टिपिकली ट्रीटेड विद इंड एनेस्थेटोमेसिस एक प्रोसीजर है तो इसके द्वारा हम इसे ट्रीट कर सकते हैं। अगर टाइप 3 है मीन्स कंप्लीट रैप्चर विद टेंडनस गैप 3 to 6 सेंटीमीटर अगर हो गया है तो ऑफन रिक्वायर्ड टेंडन सिंथेटिक ग्राफ्ट, तो टेंडन ग्राफ्ट की ज़रूरत होती है। अगर 4 टाइप की देखें अगर हम तो इसे कंप्लीट टेंडन रैप्चर के साथ साथ क्या है मोर देन 6 सेंटीमीटर का अगर गैप आ गया है तो इसमें नेग्लेक्टेड रैप्चर इसे माना जाता है। ऑफन रिक्वायर्ड टेंडेनस सिंथेटिक ग्राफ्ट इसमें ज़रूरत होती है, गैस्ट्रोनीमियस रिसेक्शन करना पड़ता है इसमें। अब अगर हम इसके फिजिकल एग्जामिनेशन की बात करें तो पेशेंट को प्रोन पोजीशन विद फीट ओवर द एज ऑफ द बेड के एज पर फिट लेके जाके देखेंगे तो देखिए नॉर्मल हमारा टेंडो एक्लिस है, लेकिन अगर रैप्चर होगा तो ये देखिए बिल्कुल स्वेलिंग रहेगी, साथ ही साथ विजिबल और नॉट पल्पेबल होगा ये टेंडन, जैसा कि आपको इमेज में शो हो रहा है, दोनों से क्लियर हो जा रहा है। पल्पेशन ऑफ एंटायर लेंथ ऑफ द मसल टेंडन ड्यूरिंग एक्टिव एंड पैसिव रेंज ऑफ मोशन में हम पल्पेट करेंगे तो हमें पता नहीं चलेगा, साथ ही साथ मूवमेंट भी रेस्ट्रिक्ट होगा। अगर हम ऑब्जर्वेशन की बात करें तो फॉर द इंस्पेक्शन ऑफ एन एक्लिस टेंडन रैप्चर द थेरेपिस्ट में ऑब्जर्व द पेशेंट इन सेवरल पोजीशन, तो पेशेंट को जो है थेरेपिस्ट से अलग अलग पोजीशन में जो है ऑब्जर्व करता है। जैसे स्टैंडिंग में टू लुक फॉर फॉलन आर्चेज, मतलब फ्लैट फुट देखेगा, अदर पॉस्चरल कॉम्प्लिकेशन जो है स्टैंडिंग पोजीशन में देखेंगे। अगर लाइंग पोजीशन की बात करें तो यूजुअली ऑन द फ्रंट दिस कैन बी यूज टू ऑब्जर्व द टेंडन मोर क्लोजली फॉर थिकनिंग, रेडनेस, स्वेलिंग एंड नोड्यूल्स को चेक करने के लिए हम करते हैं। अगर वॉकिंग एंड रनिंग को चेक देखते हैं तो टू लुक फॉर ओवर प्रोनेशन तो नहीं है, ये चेक करते हैं हम वॉकिंग और रनिंग करवा के।
स्वेलिंग, स्वेलिंग चेक करते हैं। स्वेलन एंकल कैन पॉइंट टू अ रैप्चर ऑफ द एक्लिस टेंडन, अगर स्वेलिंग हमें देखता है तो उससे भी हम पता कर सकते हैं। पल्पेशन, द एक्लिस टेंडन इज इजली पल्पेबल व्हेन पल्पेटिंग along द इंटायर लेंथ ऑफ द टेंडन आ गैप में बी प्रेजेंट। तो अगर पल्पेट करेंगे तो अगर एक्लिस टेंडन रैप्चर है तो हमें एक गैप मिलेगा जरूर। अब हम देखते हैं हाइपरडार्सिफिकेशन साइन, इससे भी हमें पता चल सकता है कि एक्लिस टेंडन इंजरी हुई है या नहीं। हाइपरडार्सिफिकेशन साइन क्या होता है? विद द पेशेंट प्रोन एंड नी फ्लेक्स टू 90 डिग्री, पेशेंट प्रोन पोजीशन में है और नी को 90 डिग्री पर फ्लेक्स करने पर मैक्सिमल पैसिव डार्सिफ्लेक्शन ऑफ बोथ फीट में रिलीफ एक्सेसिव डार्सिफ्लेक्शन ऑफ द अफेक्टेड लेग। तो इससे क्या होगा कि ये जो हम दोनों पैर का पैसिवली डार्सिफ्लेक्शन करवाएंगे तो सबसे ज़्यादा डार्सिफ्लेक्शन जो है हमें अफेक्टेड लेग का देखने को मिलेगा। तो इससे हमें हाइपर डार्सिफ्लेक्शन से पता चल सकता है कि एक्लिस टेंडन की रैप्चर हुई है या नहीं। साथ ही साथ वो ब्रीन निडल टेस्ट भी कर सकते हैं। इसमें इंसर्ट 10 सेंटीमीटर प्राग्मल टू द कैल्केनियल, कैल्केनियल से प्राग्मल में 10 सेंटीमीटर की निडल जो है हम इंसर्ट करेंगे अगर टेंडन में। विद पैसिव डार्सिफ्लेक्शन ऑफ द फुट द हब ऑफ द निडल विल टिल्ट रोस्टरली व्हेन द एक्लिस टेंडन इज इंटैक्ट। अगर एक्लिस टेंडन इंटैक्ट है तो जब उस टाइम में हम पैसिवली डार्सिफ्लेक्शन का मूवमेंट करेंगे फुट का तो जो है वो टिल्ट हो जाएगी जो है हमारी निडल। तो इससे हमें पता चल जाएगा कि इंटैक्ट है या नहीं है। साथ ही साथ स्पेशल टेस्ट भी कुछ करते हैं, जैसे थॉम्पसन टेस्ट करते हैं। इसमें क्या है? दिस टेस्ट इज स्पेशली यूजफुल फॉर डायग्नोसिस कंप्लीट टेंडन रैप्चर आर लेस यूजफुल फॉर द डायग्नोसिस ऑफ पार्शियल टेंडन रैप्चर। जो थॉम्पसन टेस्ट है इसको हम कंप्लीट टेस्ट टेंडन रैप्चर में यूज करते हैं मोस्टली, और पार्शियल टेंडन रैप्चर में इतना एक्यूरेट वैल्यू ये नहीं देता है। दूसरा है मैटलिस टेस्ट, द पेशेंट लाइज इन प्रोन पोजिशन एंड आस्क्ड टू एक्टिवली फ्लेक्स द नी थ्रो 90 डिग्री। पेशेंट को हम प्रोन पोजीशन में लेटा देंगे और बोलेंगे अपनी नी को 90 डिग्री फ्लेक्स कीजिए। द थेरेपिस्ट ऑब्जर्व द फुट एंड एंकल थ्रू आउट द मूवमेंट, और मूवमेंट के टाइम में जो हम फिजियोथेरेपिस्ट होगा वो जो है मीन्स एंकल और फुट को जो है ऑब्जर्व करेगा। द टेस्ट इज नेगेटिव व्हेन द फुट डिस्प्ले साइन प्लांटर फ्लेक्शन स्लाइड प्लांटर फ्लेक्शन। अगर फुट में स्लाइड प्लांटर फ्लेक्शन है तो जो है हमारा टेस्ट निगेटिव होगा। द टेस्ट इज पॉजिटिव इफ द फुट fall into the neutral position or the movement result in dorsiflexion। लेकिन अगर न्यूट्रल पोजीशन में रहता है या डार्सिफ्लेक्शन में पैर जा रहा है तो इस कंडीशन में जो है टेस्ट पॉजिटिव होगा और ये संभावना है कि एक्लिस टेंडन की इंजरी हो सकती है। इट कंसिडर द मोस्ट रिलायबल टेस्ट, तो मैटलेस टेस्ट जो है इसको हम मोस्टली करवा के चेक करते हैं। एक्लिस टेंडन टोटल रैप्चर अगर है तो द एक्लिस टेंडन टोटल रैप्चर स्कोर हम चेक करते हैं। एक्लिस टेंडन टोटल रैप्चर स्कोर ATR स्कोर चेक करते हैं। स्कोर इज एन इम्पॉर्टेंट क्वेश्चनेयर दैट रिफर टू द लिमिटेशन डिफिकल्टीज आ पेशेंट विद टेंडन रैप्चर विल फेस। तो इससे क्या होगा? बहुत सारी डिफिकल्टीज और लिमिटेशन पेशेंट को फेस करनी पड़ेंगी, इससे भी हम पता कर सकते हैं। अब अगर हम इमेजिंग की बात करें तो एक्सरे से हम देख सकते हैं। एक्सरे में एवल्जन फ्रैक्चर एट द इंसर्शन विद मार्क्ड सेपरेशन ऑफ द फ्रेगमेंट, फ्रेगमेंट का जो सेपरेशन होगा वो मार्क्ड दिखेगा जैसा कि आपको इमेज में ये दिख रहा है। देन अगर हम बात करें कागर से फ्लैट पैड, अगर इसकी बात करें तो ये जो है हमें देखने को मिलेगा, तो हम इसको देख के पता कर सकते हैं कि नॉर्मल कागर से फैट पैड है या नॉर्मल नहीं है, तो इसे पता करके हम पता कर सकते हैं। साथ ही साथ अल्ट्रासाउंड से हम देख के पता कर सकते हैं, मीन्स इनएक्सपेंसिव अल्ट्रासाउंड जो है इनएक्सपेंसिव है, साथ ही फास्ट रिप्रोड्यूसिबल है, साथ ही साथ डायनेमिक एग्जामिनेशन इसमें पॉसिबल है। बेस्ट टू मेजर थिकनेस एंड गैप को मेजर कर सकते हैं। गुड स्क्रीनिंग टेस्ट फॉर कंप्लीट रैप्चर, और कंप्लीट रैप्चर के लिए स्क्रीनिंग टेस्ट भी कर सकते हैं इससे। साथ ही साथ MRI की बात करें तो देखिए हेल्दी टेंडन इस तरह से है, एक्यूट रैप्चर ये है, और क्रॉनिक रैप्चर में इस तरह से हमें देखने को मिलेगा। मीन्स ये एक्सपेंसिव और डायनेमिक नहीं है, मीन्स एक्सपेंसिव ज़्यादा है। बेटर एट डिटेक्टिंग पार्शियल रैप्चर, इसमें हम पार्शियल रैप्चर आसानी से देख सकते हैं। स्टेजिंग ऑफ डिजेनरेटिव चेंजेस जो है मॉनिटर कर सकते हैं हीलिंग टिश्यूज का। साथ ही साथ अगर मैनेजमेंट की बात करें तो मैनेजमेंट में जो गोल होता है ऑप्टिमाइज गैस्ट्रोसोलियस स्ट्रेंथ एंड फंक्शन, जो गैस्ट्रोनमियस एंड सोलियस मसल है उसके स्ट्रेंथ और फंक्शंस को मेंटेन करना। रीस्टोर मस्कुलर टेंडिनस लेंथ एंड टेंशन, जो मस्कुलर टेंडिनस लेंथ और टेंशन है उसे मेंटेन करना। अवॉइड एंकल स्टिफनेस, एंकल स्टिफनेस को जो है अवॉइड करना।
अब हम कंजर्वेटिव मैनेजमेंट की अगर बात करें तो सबसे पहले कास्ट इन प्लांटर फ्लेक्शन में कास्ट अप्लाई करते हैं 2 वीक के लिए। देन कैम वाकर पेशेंट को देते हैं कास्ट विद प्लांटर फ्लेक्शन एट 2 वीक के लिए। देन 4 वीक के बाद जो है अलाउ प्रोग्रेसिव वेट बेयरिंग इन रिमूवेबल कास्ट, और थोड़ा थोड़ा वेट बेयरिंग जो है अप्लाई करते हैं। स्टार्ट फिजियो फॉर रेंज ऑफ मोशन, और फिजियो एक्सरसाइज जो है फिजियोथेरेपी अप्लाई कर देते हैं रेंज ऑफ मोशन को इंक्रीज करने के लिए। 2 to 4 वीक बाद व्हेन इसमें क्या करवाते हैं जो है प्लांटी ग्रेड जो है करवाते हैं फुट का। इसमें रिमूव कास्ट एंड वॉक विद सो लिफ्ट, मतलब रिमूव कास्ट को रिमूव कर देते हैं और सो लिफ्ट करके वॉक करवाते हैं। मीन्स स्ट्रेंथनिंग प्रोग्राम जो है धीरे धीरे स्टार्ट कर देते हैं। इससे क्या होगा 2 सेंटीमीटर 1 मंथ, देन 1 सेंटीमीटर 1 मंथ, देन ये मतलब अकॉर्डिंग टू कंडीशन पेशेंट के धीरे धीरे इंप्रूव करते जाते हैं। तो इससे क्या होगा 40% री रैप्चर रेट जो है इसमें रहता है कि इस ट्रीटमेंट के बाद 40% री रैप्चर के चांसेस रहते हैं, 60% चांसेस खत्म हो जाते हैं। अगर हम सर्जिकल मैनेजमेंट की बात करें तो प्रिजर्व एंटीरियर पैरा टेंडन ब्लड सप्लाई, इसको प्रिजर्व करते हैं। बीवार आप सूरल नर्व को देखते हैं। डिप्राइड एंड अप्रॉक्सीमेट टेंडन इंड्स, देन यूज 2 to 4 स्टैंड लॉक्ड सूचर्स टेक्निक का यूज करके हम कर सकते हैं। देन क्लोज पैरा टेंडन सेपरेटली, इस तरह से भी हम कर सकते हैं। तो अब हम देखते हैं अगर हम डिफेक्ट आप 1 सेंटीमीटर या इससे कम है तो इसमें क्या करेंगे डायरेक्ट इंड टू इंड रिपेयर कर देते हैं विदाउट एनी आगमेंट, मतलब बिना इंक्रीज किए कुछ नहीं, डायरेक्ट इंड टू इंड जो है हम रिपेयर कर देते हैं विदाउट एनी आगमेंट। बनल सूचर्स इसमें यूज करते हैं। मॉडिफाइड केसलर यूज कर सकते हैं। मैनी अदर टेक्निक भी अवेलेबल है इसके लिए। अगर 2 सेंटीमीटर का डिफेक्ट है 1 से 2 सेंटीमीटर का तो मसल मोबिलाइजेशन आगमेंट इंक्रीज यूज करते हैं। मीन्स प्लांटेरिस मसल्स का यूज थोड़ा सा करके कैन गेन अप टू 2 सेंटीमीटर विद मोबिलाइजेशन के साथ हम कर सकते हैं। अगर 2 to 5 सेंटीमीटर का गैप है तो नो कॉन्सेंसस ऑन द बेस्ट रिस्ट्रिक्शन टेक्निक, तो इसमें हम क्या करते हैं सेमी टी टेंडन ट्रांसफर का यूज कर सकते हैं। फ्लेक्जार हाइलिसिस लॉन्गेस्ट टेंडन ट्रांसफर यूज कर सकते हैं। लॉस ऑफ ग्रेट टो फ्लेक्शन नॉट एक्सेप्टेबल इन एथलीट्स, तो ये एथलीट्स में एक्सेप्टेबल नहीं है क्योंकि जो ग्रेट टो का फंक्शन है वो धीरे धीरे लॉस हो सकता है। अदर में जैसे FDL है, पेरोनियस ब्रेविस है, VY मायोटेंडिनस लेंथनिंग, FHL ट्रांसफ़र, तो ये सारी चीज़ें हम कर सकते हैं। FHL मीन्स होता है फ्लेक्जार हाइलिसिस लॉन्गेस्ट टेंडन ट्रांसफ़र। अगर केस ऑफ टेंडो एक्लिस रैप्चर अगर हो गया है मेल में, मान लीजिए 3 मंथ ओल्ड इंजरी हुई है, अगर हम अल्ट्रासाउंड देखते हैं अल्ट्रासोनोग्राफी तो 20 mm का गैप देख रहा है 20 और 38 mm का प्रॉक्सिमल टू द कैल्केनियल ट्यूबरासिटी, अगर ये केस हमें मिल रहा है तो इसमें सर्जिकल टेक्निक का यूज करते हैं। मीन्स क्रॉनिक रैप्चर विद फाइब्रॉयड टिश्यू में अगर है तो इसमें देखिए प्लांटारिस को स्ट्रेच करके और उसमें जो है 5 सेंटीमीटर गैप जो है हम फिल कर रहे हैं। सेमी टी हार्वेस्टेड का यूज कर सकते हैं। साथ ही साथ सेमी टी पास थ्रू द प्रॉक्सिमल मस्कुलो टेंडिनस जंक्शन पर हम इसे पास करवा के कर सकते हैं। सेमी टी पास थ्रू कैल्केनियम में भी पास करवा के कर सकते हैं। सेमी टी फिक्स टू द कैल्केनियम यूजिंग IF स्क्रू, इसका यूज करके हम कर सकते हैं। साथ ही साथ सेमी टी एंड प्लांटेरिस आर सुचर्ड विद डिजिटल एंड प्रॉक्सिमल टेंडनो एक्लिस यूजिंग नॉन बोरेबल सूचर्स, इसमें यूज करके और हम कर सकते हैं। साथ ही साथ कास्ट इज इक्वाइनस फॉर 3 वीक्स के लिए कास्ट हम अप्लाई करते हैं। ठीक, डिफेक्ट अगर 5 सेंटीमीटर से ज़्यादा है तो सेमी टी ट्रांसफ़र यूज करते हैं या VY मायोटेंडिनस लेंथनिंग करवाते हैं। देन अगर हम बात करें परक्यूटेनियस और ओपन के दोनों में डिफरेंस की, तो परक्यूटेनियस जो होता है लेस वुंड का एप्लीकेशन इसमें होता है। इसमें लिमिटेशन जो है इसमें 33 पेशेंट में 7 पेशेंट को इन्फेक्शन होने के चांसेस जब होते हैं। हायर री रैप्चर रेट इसमें होता है। इसमें क्या होता है 12% री रैप्चर के चांसेस होते हैं और 12% जो है परक्यूटेनियस और 0% ओपन के चांसेस होते हैं। ग्रेटर स्ट्रेंथ होती है इसमें। साथ ही साथ जो हमारा ओपन होता है उसमें ओपन लेस उसमें भी कॉम्प्लिकेशन होता है। और साथ ही साथ ये चीज़ें हैं। अगर हम ओपन इंजरी की बात करें तो एक्सटेंसिव डिब्राइडमेंट करवाते हैं, वुंड केयर करते हैं, प्लास्टिक कवरेज करवाते हैं, टेंडन ट्रांसफ़र करते हैं। अगर हम पोस्ट ऑपरेटिव कॉम्प्लिकेशन की बात करें तो इसमें डीप इन्फेक्शंस हो सकते हैं, फिस्टुला डेवलप हो सकता है, स्किन नेक्रोसिस और री रैप्चर के चांसेस होते हैं।
अगर हम फिजियोथेरेपी मैनेजमेंट की बात करें तो फिजियोथेरेपी इंटरवेंशन शुड बी ऑल अवॉइडेड फॉर द फर्स्ट 2 वीक, मीन्स स्टार्टिंग के 2 वीक तक फिजियोथेरेपी इंटरवेंशन को हम अवॉइड करते हैं। साथ ही साथ व्हाइल द पेशेंट इज आस्क्ड टू अवॉइड एनी काइंड ऑफ डार्सिफ्लेक्शन, और पेशेंट को डार्सिफ्लेक्शन मूवमेंट करवाने से मना करते हैं। साथ ही साथ उसे इमोबिलाइज भी कर देते हैं फुट को प्लास्टर ऑफ पेरिस से, पीओपी से, जिससे भी 30 डिग्री प्लांटर फ्लेक्शन पर। वेट बेयरिंग इज एडवाइज टू बी अवॉइडेड इन द फर्स्ट 2 वीक, और फर्स्ट 2 वीक में जो है वेट बेयरिंग एक्टिविटीज को अवॉइड करते हैं। प्लांटर फ्लेक्शन ऑन स्टेप आफ्टर 2 वीक द पेशेंट आर इनकरेज टू टेक देयर बूट ऑफ फॉर 5 मिनट एवरी आवर, और फिर पेशेंट को बोलेंगे 5 मिनट के लिए जो है अपना वो बूट ऑफ कर सकता है स्पेसिफिक एक्सरसाइज के लिए, और धीरे धीरे यहाँ पर स्पेसिफिक एक्सरसाइज जो है करवाना स्टार्ट करेंगे। जैसे डार्सिफ्लेक्शन में थोड़ा सा स्ट्रेच करके न्यूट्रल पोजीशन में करवाएंगे, लेकिन ज़्यादा अलाउ नहीं करेंगे। 4 to 8 वीक में हम क्या करेंगे, ग्रेजुअली लोवर द बेज ऑफ द बूट इंसर्टेड अंटिल द फुट रीच न्यूट्रल एट वीक 10 डिपेंडिंग ऑन द सर्जिकल टेक्निक। कौन सी टेक्निक यूज हुई है उसके अकॉर्डिंग जो है हम फिजियोथेरेपी रिहेबिलिटेशन अप्लाई करते हैं। साथ ही साथ स्ट्रेंथनिंग टू द फुट कोर को स्ट्रेंथनिंग करते हैं, और एक्लिस टेंडन को स्ट्रेच होने से अवॉइड करते हैं 8 to 10 वीक तक। साथ ही साथ सिंगल लेग प्लांटर फ्लेक्शन मूवमेंट करवाते हैं, गेट री एजुकेशन ट्रेनिंग करवाते हैं, प्लांटर फ्लेक्शन स्ट्रेंथनिंग करवाते हैं, आइसोमेट्रिक करवाते हैं, एंड्योरेंस ट्रेनिंग करवाते हैं, इसेंट्रिक लोडिंग एक्सरसाइज करवाते हैं। तो ये सारी चीज़ें करवाते हैं। अगर आफ्टर सर्जरी पीटी मैनेजमेंट की बात करें तो सर्जरी के बाद जो है पीटी मैनेजमेंट स्टार्ट करते हैं, तो हिप अबडक्शन मूवमेंट करवाते हैं, एसएलआर करवाते हैं, स्टैंडिंग हैमस्ट्रिंग हैमस्ट्रिंग कर्ल करवाते हैं, कोर एक्सरसाइज जो है प्लैंक टाइप की एक्सरसाइज करवाते हैं, रेंज ऑफ मोशन एक्सरसाइजेज करवाते हैं सभी जॉइंट्स की जितने जॉइंट इन्वॉल्व हैं, और एक्टिव रेंज ऑफ मोशन, पैसिव रेंज ऑफ मोशन एक्सरसाइज, ये सारी चीज़ें करवाते हैं। क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज भी करवाते हैं। देन एसएलआर करवाते हैं, स्टैंडिंग हैमस्ट्रिंग कर्ल्स करवाते हैं। तो ये सारी चीज़ें करवाते हैं हम आफ्टर सर्जरी पीटी मैनेजमेंट में। अगर 8 to 12 वीक की बात करें अगर सर्जरी के, तो गेट ट्रेनिंग एक्सरसाइज स्टार्ट कर देते हैं। साथ ही साथ स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइज करवाते हैं, रेजिस्टेंस ट्रेनिंग करवाते हैं, थेरा बैंड से एक्सरसाइज स्टार्ट कर देते हैं। तो इससे क्या होता है, एंकल रेंज ऑफ मोशन एक्सरसाइज करवाते हैं, मीन्स प्लांटर फ्लेक्शन, डार्सिफ्लेक्शन करवाते हैं 90 डिग्री तक 2 to 8 रिपीटिशन तक। एंकल रेंज ऑफ मोशन एक्सरसाइज करवाते हैं, इनवर्जन एंड ईवर्जन करवाते हैं। साथ ही साथ प्रोनेशन एंड सुपिनेशन भी करवाते हैं, बैलेंस एक्सरसाइजेज करवाते हैं, स्टैंडिंग हिल राइजेज करवाते हैं। तो ये सारी चीज़ें। अगर 12 to 24 वीक की बात करें तो इसमें सिंगल लेग बैलेंसिंग करवाते हैं, हील रेज करवाते हैं, काफ स्ट्रेच करवाते हैं। साथ ही साथ हील रेज इन सुपाइन पोजीशन विद फ्लेक्स्ड लेग में करवाते हैं, लेग प्रेस विद 1 लेग एट अ टाइम ये करवा सकते हैं, बैलेंस एक्सरसाइज करवाते हैं। साथ ही तो वॉकिंग जॉगिंग करवा सकते हैं, क्रॉस ट्रेनर का यूज कर सकते हैं, मीन्स इसमें यूज कर सकते हैं कि दोनों लेग का साथ ही साथ यूज करना है। अगर स्टार्टिंग फ्रॉम वीक 14 अंटिल द एंड ऑफ द थेरेपी, 14 वीक के बाद जो थेरेपी हम देते हैं उसमें रनिंग आना इवन ग्राउंड, मतलब जो इवन सरफेस है उस पर जो है रनिंग के लिए हम बोलते हैं। 5 सिंगल लेग हील राइज विद अप्रॉक्सीमेट 90% ऑफ द हाइट टू द अनइंजरी लेग, मतलब जो अनइंजर्ड लेग है उस पर 90% हाइट से जो है हम थोड़ा जंप करने की बात करते हैं। जॉगिंग करवाते हैं, अपवर्ड ऑन स्टेयर इज अलाउड इफ द पेशेंट कैन वॉक 5 मीटर ऑन देयर टोज विदाउट द हील फॉल। अगर पेशेंट टोज से वॉक कर सकता है तो 5 मीटर वॉक भी करवाते हैं। प्रिवेंशन की अगर बात करें री इंजरी की, तो गुड कंडीशन एंड प्रॉपर स्ट्रेचिंग बिफोर रनिंग, रनिंग से पहले गुड कंडीशन चेक कर लेना चाहिए और प्रॉपर स्ट्रेचिंग करके फिर रनिंग स्टार्ट करनी चाहिए। एडिक्वेट वार्म अप पीरियड देना चाहिए, एडिक्वेट रिहेबिलिटेशन लेना चाहिए, बेयरिंग अप्रोप्रिएट एंड प्रॉपरली फिटिंग शूज ड्यूरिंग एक्टिविटीज आल्सो शुड बी स्ट्रेच टू ऑल द एथलीट्स, और एक्टिविटीज़ के टाइम जो है प्रॉपर शूज पहनना चाहिए जो फिटिंग शूज हो। साथ ही साथ अगर हम समरी की बात करें तो जैसा कि हमने स्टार्टिंग में बताया था, क्रॉनिक एक्लिस टेंडन रैप्चर जो होता है इसका ट्रीटमेंट हम ऑपरेटिव ट्रीटमेंट कर सकते हैं, और एक्यूट एक्लिस टेंडन जो रैप्चर होता है उसका जो है हम नॉर्मल कंजर्वेटिव ट्रीटमेंट भी कर सकते हैं। ऑपरेटिव ट्रीटमेंट जो है यंग एथलीट्स के लिए ज़्यादा दिया जाता है। क्लोज ट्रीटमेंट फॉर दोज पेशेंट विद लिमिटेड फंक्शनल गोल और मेडिकल कोमार्बिडिटी, और जिनको थोड़ा बहुत प्रॉब्लम होती है उनको हम कंजर्वेटिव ट्रीटमेंट से ठीक कर देते हैं। फंक्शनल रिहेबिलिटेशन व्हेन पॉसिबल, और फंक्शनल रिहेबिलिटेशन जब पॉसिबल होता है तब तक हम
देते हैं। पेशेंट रिकवरी डिपेंड अपॉन लार्जली डिपेंड ऑन पेशेंट की जो रिकवरी होती है वो डिपेंड होती है मोटिवेशंस पर, फोकस पर और डिजायर्स पर, और पोस्ट इंजरी एक्टिविटीज़ पर भी डिपेंड करती है। थैंक यू सो मच। दिस इज ऑल अबाउट एक्लिस टेंडन टेंडो एक्लिस रैप्चर। थैंक यू सो